बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रा एंड इट्स टाइप्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जब उनको उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है तो जो पैटर्न हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, यदि हम उनको सेपरेट करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप वी कैन डू इट। हम उनको स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, यानी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक प्रिज्म होती है और एक टेलीस्कोप होता है। यदि हम टेलीस्कोप को फोटोग्राफिक प्लेट से रिप्लेस कर दें, फोटोग्राफिक प्लेट से हमने रिप्लेस कर दिया किसको, टेलीस्कोप को, तब जो रेडिएशंस यदि किसी सोर्स से जो इमर्ज हो रही हैं, उन रेडिएशंस को हम पहले प्रिज्म में से पास कराएं, जो स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पहले प्रिज्म में से, और प्रिज्म में से पास कराने के बाद जब उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करते हैं तो ये जो रेडिएशंस होती है प्रिज्म में से पास होने के बाद ये फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना कुछ इंप्रेशन छोड़ जाती हैं। वो जो इंप्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या कहते हैं, उस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा ये अलग अलग टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है, एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। यदि हम इकट्ठा सभी की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रा वर्ड यूज करेंगे, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी स्पेक्ट्रम जो है वो सिंगुलर होता है और स्पेक्ट्रा हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा की। जब किसी भी सोर्स से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, चाहे वो सोर्स हमारा व्हाइट लाइट हो यानी सन, या किसी सब्सटेंस को हीट करने पर, या किसी गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने पर, इनमें से किसी भी तरीके से जब किसी सब्सटेंस से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उनको हम डायरेक्टली प्रिज्म में से पास कराएं, और फिर जो स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट, और उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करें, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ इमिशन स्पेक्ट्रा। उसको हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब क्यों कहा गया इसको इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो किसी सब्सटेंस से रेडिएशन के प्रोड्यूस होने पर हमें मिल रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा है ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा। पहले कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात करें। किसी सोर्स से यदि व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही हो, जैसे सपोज सन है, यहां पर हमने स्लिट लगा दिया, ये सन है, तो जब हमने यहां पर स्लिट लगा दिया तो ये जो रेडिएशन है ये एक फाइन बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर आपको पता है प्रिज्म होता है,
प्रिज्म में से पास होने के बाद ये जो रेडिएशन है ये डेविएट कर जाती है। अब ये जो व्हाइट लाइट इस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही थी, इट इज ऑब्जर्व दैट कि आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म ये व्हाइट लाइट इट स्प्लिट अप इनटू द 7 कलर बैंड्स। 7 कलर बैंड्स में ये स्प्लिट अप हो जाती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो कलर बैंड्स हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर मिले हैं, ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, ये कलर बैंड्स इतने कॉन्टिन्यूअस होते हैं कि एक दूसरे में मर्ज हुए होते हैं। मतलब हमें डायरेक्ट ये कलर अलग अलग नजर नहीं आएंगे, रादर एक कलर बैंड उससे साथ वाले कलर बैंड में मिक्स हो जाता है, यानी उसमें थोड़ा सा मर्ज हो जाता है। और ये जो कलर बैंड्स हैं ये हमें कैसे मिलते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यहां से देखने पर, क्योंकि ये जो कलर बैंड्स हैं ये एक दूसरे में मर्ज हुए होते हैं, इतना कॉन्टिन्यूअस होते हैं कि एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, इसीलिए हम इस स्पेक्ट्रा को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब यहां से देखने पर ये हमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि जो वॉयलेट रेडिएशंस हैं, वॉयलेट कलर की, जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है, लीस्ट वेवलेंथ विजिबल रीजन में, वो सबसे ज्यादा डेविएट करती हैं। और जो रेड कलर की रेडिएशन है जिसकी सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, वो सबसे कम डेविएट करती है। दिस स्पेक्ट्रा सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब हम बात करेंगे दूसरे इमिशन स्पेक्ट्रा की, दैट इज कॉल्ड एज द लाइन स्पेक्ट्रा। अब लाइन स्पेक्ट्रा क्या है? यदि किसी सब्सटेंस को, वोलेटाइल सब्सटेंस को यदि आप हीट करते हैं और हीट करने के बाद आप उससे जो रेडिएशन निकल रही है उनको डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एनालाइज करते हैं, तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर एक डिफरेंट कलर की लाइंस मिलती हैं, डिफरेंट कलर की लाइंस मिलती हैं। अब ये कलर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में हमें येलो कलर की लाइंस मिलती हैं। एक मिलती है हमें 5890 एंगस्ट्रॉम यूनिट और दूसरी मिलती है 5896 एंगस्ट्रॉम यूनिट की। ये येलो कलर की हमें लाइन मिलती है। अब क्योंकि हमें इस स्पेक्ट्रा में हमें लाइंस मिल रही हैं, इसलिए इस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। यदि हम कोई दूसरा सब्सटेंस लेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो इसी वेवलेंथ की हमें रेडिएशंस मिलेंगी। वो क्योंकि रेडिएशन ही डिफरेंट हो गई, कलर डिफरेंट हो गया, तो इसलिए यहां पर जो लाइंस मिलेंगी वो भी हमें डिफरेंट वेवलेंथ की मिलेंगी। क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो वेवलेंथ होती है, हर एक एलिमेंट की अपनी रेडिएशन अलग होती है, इसलिए हर एक एलिमेंट की जो लाइंस हमें मिलेंगी वो भी अलग अलग वेवलेंथ की मिलेंगी। इसीलिए इस स्पेक्ट्रा को, इस लाइन स्पेक्ट्रा को एलिमेंट का फिंगरप्रिंट रीजन भी कहा जाता है। फिंगरप्रिंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे एक पर्सन के फिंगरप्रिंट किसी दूसरे पर्सन के फिंगरप्रिंट से कभी मैच नहीं कर सकते, उसी तरीके से एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा
किसी दूसरे एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा से मैच नहीं कर सकता। इसलिए हम इस इमिशन स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये था हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर के स्पेक्ट्रा, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। हम बात करेंगे दूसरे स्पेक्ट्रा यानी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की। यदि व्हाइट लाइट जो हमें किसी भी सोर्स से मिल रही है, यदि हम उसको किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास कराएं, जैसे हमने यहां पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, या किसी सब्सटेंस के वेपर में से पास कराएं, फिर डायरेक्टली उसको स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एनालाइज करें, क्योंकि ये प्रिज्म ऑलरेडी स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर है। स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से उसको एनालाइज करें फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो क्योंकि ये व्हाइट लाइट है तो हमें स्पेक्ट्रा क्या मिलना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए। बट इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमें किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस ऑब्जर्व नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? बिकॉज उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, और उस पर्टिकुलर रीजन में हमें कुछ डार्क लाइंस मिलती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में हमें येलो रीजन में हमें डार्क लाइंस मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि येलो कलर की रेडिएशंस को इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। दिस स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है किससे? इमिशन स्पेक्ट्रा से। जब हमने इमिशन स्पेक्ट्रा में सोडियम क्लोराइड को हीट किया था तो हमें इन्हीं वेवलेंथ की इसी रीजन में हमें येलो लाइंस मिल रही थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर को इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसी वेवलेंथ की हमें डार्क लाइंस मिल रही हैं उस येलो रीजन में। सो इसलिए इस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है। इसी तरह हाइड्रोजन का भी अपना स्पेक्ट्रा है, परंतु रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है क्या। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को लेने के लिए एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के सैंपल में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया और वहां से जो रेडिएशन एमिट हुई उनको स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एनालाइज किया गया। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑलरेडी प्रिज्म होता है, या यूं कह सकते हैं कि प्रिज्म में से पास कराने के बाद उन रेस को एनालाइज किया गया। जब उन रेस को एनालाइज किया गया फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की हमें लाइंस मिलती हैं, और ये जो लाइंस हैं दे आर ग्रुप्ड इनटू द डिफरेंट सीरीज। इस सीरीज ऑफ लाइंस मिलती हैं। जिस साइंटिस्ट ने उन लाइंस को, उन ग्रुप ऑफ लाइंस को यानी उस सीरीज को ऑब्जर्व किया, उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे सबसे पहले विजिबल रीजन में बाल्मर ने इन ग्रुप ऑफ लाइंस को ऑब्जर्व किया और उनका नाम उसी के नाम पर रख दिया गया बाल्मर सीरीज। ये जो बाल्मर सीरीज होती है ये विजिबल रीजन में लाई करती है। फिर लेमन जो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं, तो उन लाइंस को लेमन सीरीज का नाम दे दिया गया। इसी तरह से फिर पास्चन एंड देन ब्रैकेट एंड देन फर्ड सीरीज, ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। अब इन सभी लाइंस की जो वेवलेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करें? इनको कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग ने एक फार्मूला दिया और उसको नाम दिया गया फार्मूले को रिडबर्ग्स फार्मूला। रिडबर्ग के अकॉर्डिंगली जो न्यू बार यानी वेव नंबर होता है, दिस इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²।
न्यू बार क्या है, वेव नंबर है जो होता है इनवर्सली टू द वेवलेंथ, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा के लिए। यहां पर जो R है वो क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। और यहां पर जो N1 और N2 होते हैं ये अलग अलग सीरीज के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यदि हम बात करें पहले बाल्मर लेमन सीरीज की, फॉर द लेमन सीरीज N1 जो होता है वो 1 होता है और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। फिर उसके बाद बाल्मर सीरीज आ जाती है। बाल्मर सीरीज में N1 जो होता है वो 2 होता है और N2 की वैल्यू 3 से ऑनवर्ड्स कुछ भी हो सकती है। बाल्मर के बाद फिर पाश्चन सीरीज आ जाती है। पाश्चन सीरीज में N1 3 होता है और N2 4, 5, 6 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट सीरीज आ जाती है। ब्रैकेट सीरीज में N1 4 होता है और N2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से फंड सीरीज आ जाती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाइक करती है। इसके लिए N1 5 होता है और N2 6, 7, 8 एंड सो ऑन कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से N1 और N2 की जो वैल्यू है अलग अलग सीरीज के लाइंस के लिए इनकी वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। ये जो फॉर्मूला था वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये हाइड्रोजन के लिए था, स्पेशली हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल भी हो सकते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम आयन है या लिथियम आयन है। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स ये फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इंटू R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, जहां पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कौन से, जिसमें हाइड्रोजन की तरह से एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हीलियम आयन है, जैसे लिथियम आयन है। तो उसके लिए हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इंटू जेड स्क्वायर करना है। जेड क्या होगा, उस हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का एटॉमिक नंबर होगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड during a transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 state in a hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में हमने बताना है कि यदि जो ट्रांजिशन है वो n is equal to 5 से n is equal to 2 स्टेट में हो रही है, तो वेवलेंथ जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। हमें पता है रिडबर्ग्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली न्यू बार दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और न्यू बार किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन लैम्डा इसके इक्वल होता है। तो 1 अपॉन लैम्डा यानी न्यू बार किसके इक्वल हो जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट हमें पता है 109677 और 1 अपॉन N1 कितना है हमारा 2 है, 2 स्क्वायर माइनस N2 क्या है 5 स्क्वायर है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 109677 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25 और ये वैल्यू हो जाएगी 9677 100 25 माइनस 4 दैट इज 21 109677 इंटू 21 अपॉन 100। इसको मल्टीप्लाई करके जब हम ये आंसर निकालेंगे 100 से डिवाइड करके तो आएगा 230 एंड 32.2 पर सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास न्यू बार दैट इज वेव नंबर की। तो यहां से फिर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इसका इनवर्स हो जाएगा
23032.2 पर सेंटीमीटर, यानी ये अब सेंटीमीटर में आ जाएगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आती है 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड करके, 100 से आपने डिवाइड कर दिया, ये मीटर में आ गया। तो ये वैल्यू हो गई 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर होता है, तो ये हो गई 434 नैनोमीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। और हमने अब क्या बताना है कि किस रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन से ये रेडिएशन बिलोंग करती है। आपको पता है विजिबल रीजन जो 380 से 760 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है। तो ये रेडिएशन इसके बीच में कहीं लाई कर रही है, तो इसलिए ये जो रेडिएशन हैं ये विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं। एक और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज इन एटॉमिक हाइड्रोजन। यानी बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन हमने बतानी है, उसके लिए हमें वेव नंबर बताना है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। अब हमें पता है न्यू बार अकॉर्डिंग टू रिपल्स फॉर्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब बाल्मर सीरीज के लिए n1 2 होता है और n2 जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें चाहिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये हुआ, यदि ये वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी तो न्यू बार शुड बी मिनिमम। न्यू बार जो होगा वेव नंबर वो सबसे कम होगा, और ये वेव नंबर यदि कम हमें चाहिए तो यहां पर हम कितनी वैल्यू n2 के लिए कि हमारे पास न्यू बार सबसे कम आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये हमारी कितनी होनी चाहिए, यहां पर n2 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि 3 यदि होगी तभी ये वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा आएगी, और ये सबसे ज्यादा आएगी तभी ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसलिए मिनिमम के लिए, न्यू बार मिनिमम के लिए n2 जो है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसलिए न्यू बार कितना हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर। n1 इज 2 और n2 इज 3। अब इसको आप हाइड्रोजन है तो यहां पर Z हम नहीं लेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 109677 और ये आ गया 1/4 इंटू 1/9, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 9 माइनस 4, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 5/36, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.523 इंटू 10⁸ पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.523 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁶ पर मीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये थे कुछ रिडबर्ग्स फार्मूला पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। कुछ और प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज से जरूर कीजिए। थैंक यू।